साथियों नमस्कार। सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी शुरू कर दिए हैं। तो ये आज दूसरा दिन है और इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब मेरा लेक्चर देखें तो कृपया ये आप अपना लेक्चर समझ करके आप अपना चैनल समझ करके इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। नहीं तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगेगी। तो हम लोग अब यहाँ शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न अब बहुत आने लगे हैं मध्यकाल से, खास करके जो है प्रश्न ऐसे आते हैं जो राजाओं के, सुल्तानों के या सम्राटों के जो है इस तरीके से सीक्वेंस में मिलाने के लिए दे देगा कि आप इनको सीरियल से लगाइए। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत के जो हमारा पहला वंश था, ममलूक वंश या फिर जो है गुलाम वंश, उससे उनके सुल्तानों के नाम हैं। तो इनको हम इनमें 11 सुल्तान हुए थे। अब इसमें जो पहला यहाँ पर आएगा आराम शाह आएगा, फिर रज़िया बेगम आएगी, फिर नसरुद्दीन महमूद आएंगे, फिर कैकूबाद आएंगे। तो इस तरीके से CBAD हमारे जिस ऑप्शन में होगा CBAD, यानी ये बी वाला सही होगा। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गुलाम वंश के शासकों का क्रम जो है कुछ इस प्रकार रहा है, जो 1206 से 1290 तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश की 1206 में स्थापना की थी। और इसकी अगर हम हिस्ट्री समझें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। और उसके अलावा जो है इसने जो है सुल्तान का पद नहीं धारण किया था, बल्कि सिपह सलार के रूप में ही ये शासन करता रहा। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान का पद भी धारण किया और राजधानी परिवर्तन भी किया, लाहौर से दिल्ली लेकर आया। तो इतिहास में मतलब राजधानी परिवर्तन करने वालों में इल्तुतमिश का सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अब देखो इतिहास में कहीं भी अगर प्रथम घटना घटित होती है तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, उसको याद रखना है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि दिल्ली राजधानी परिवर्तन करने वाला पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला शासक हुआ ऐबक और दूसरा आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। हम लोग सीधे ऐबक से जो है इल्तुतमिश को समझ लेते हैं, लेकिन आराम शाह बीच में आया था। हालांकि इसके ज़्यादा योगदान नहीं रहे हैं इतिहास में, लेकिन हमें सीरियल में अगर लगाने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना है। चौथा हुआ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसका भी ज़्यादा कोई इतिहास में रोल नहीं रहा है। ये इसको हटा करके रज़िया फिर बाद में सुल्ताना बन जाती है। फिर बहराम शाह हुआ है और उसके बाद मसूद शाह हुआ है, फिर नसरुद्दीन महमूद हुआ है, फिर गयासुद्दीन बलबन हुआ है। देखिए जो मुख्य हुए हैं, एक ऐबक हुआ जो संस्थापक था, फिर इल्तुतमिश हुआ है, फिर रज़िया हुई है और फिर बलबन हुआ है। और थोड़ा बहुत नसरुद्दीन शाह के बारे में भी, मसूद शाह वो नसरुद्दीन महमूद के बारे में भी थोड़ा देखना होगा। और कैकूबाद एवं कैमूर, ये दोनों सबसे लास्ट में हुए हैं थोड़े थोड़े समय के लिए। तो इस तरीके से 11 सुल्तानों ने इस समय जो है गुलाम वंश में राज किया है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अब इससे बहुत प्रश्न आते हैं इस तरीके से। जो है ये भारत का पहला मस्जिद था कुव्वतुल इस्लाम। अब चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण कराया था, तो कुतुबुद्दीन भारत का पहला जो है मुस्लिम शासक हुआ है। इसके पहले भाई आक्रांता ही तो आए थे, गौरी ने तो स्थापना नहीं की थी। गौरी आ करके फिर जो है ऐबक को यहाँ सौंप दिया था सत्ता। तो इसलिए उसने जो मस्जिद बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो भारत की सबसे पहली जो है मस्जिद है। और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब ये कहाँ पर है देखते हैं हम लोग। ये दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम भारत के प्रथम मस्जिद है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये बौद्ध मठ के अवशेष पर निर्मित हुई है। इसको भी इसने बनाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू कराया था। इसने पहली मंजिल ही बनवा पाई थी जब इसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। खलीफा ने किस मुग़ल शासक को सुल्तान आज़म की उपाधि दी? सुल्तान आज़म, ये खलीफा जो बगदाद का था, तो इल्तुतमिश को उसने कहा था सुल्तान आज़म। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि की और उसे सुल्तान आज़म
की उपाधि प्रदान की। तो हमने मतलब आपको पहले ही बताया था कि ऐबक ने सुल्तान वगैरह खलीफा वगैरह से कोई पद जो है वहाँ से परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि उसने बिना जो है सुल्तान के पद धारण किए सिपह सलार के रूप में ही शासन किया था। तो इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने खलीफा से जो है मान्यता प्राप्त की थी अपने जो है सत्ता की। तो ये ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो है मुस्लिम शासकों में कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से अपनी सत्ता की पुष्टि कराई थी, यानी कि वहाँ से अधिकार पत्र लिया था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में सर्वप्रथम मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए इसमें ये थोड़ा सा प्रश्न जो है, मंगोल जो भारत में सबसे पहले आते हैं तो इल्तुतमिश के समय में आते हैं, लेकिन आक्रमण नहीं किया था। इल्तुतमिश के समय में एक बहुत दिलचस्प कहानी थी। तो उस समय जो है चंगेज़ खां भारत आ जाता है मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक। तो उस समय शासन किसका था? इल्तुतमिश का था। तो पहला मंगोल जो भारत आया था इल्तुतमिश के समय आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मंगोल नेता चंगेज़ खां, इसका मूल नाम था चंगेज़ खां का तेमुचिन। ये प्रश्न आ भी चुका है किसी एग्ज़ाम में। तो चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। तो मंगबरनी का पीछा करते हुए, ईरानी राजकुमार था मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत यानी सिंध नदी के तट तक आया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मंगबरनी को शरण न देने से चंगेज़ खां इल्तुतमिश से बिना युद्ध किए वापस लौट गया था। तो युद्ध नहीं हुआ था। एकता व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, तो ये था इल्तुतमिश, एकता व्यवस्था को। अब देखिए इसके बारे में कहानी मैंने पहले भी बताई थी पिछले उसमें लेक्चर में। तो एकता व्यवस्था को भारत में लाने वाला जो था गौरी था। गौरी के साथ ही जो है एकता व्यवस्था भारत में आती है और ऐबक को पहला इक़्तिदार बनाता है, लेकिन स्थायी रूप से विधिवत लागू करने वाला इल्तुतमिश था। तो भारत में एकता प्रवेश कराने वाला मोहम्मद गौरी था, परंतु लागू करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। तो ये ध्यान रखना। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। मिनहाज उस सिराज, ये याद रखना है, इल्तुतमिश के समय में आया था। इसने किताब लिखी थी तबकाते नासिरी। गुलाम वंशीय शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित तबकाते नासिरी पुस्तक का लेखक मिनहाज इल्तुतमिश के दरबार में भारत आया था। तबकाते नासिरी जो है किसको समर्पित है? नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इल्तुतमिश से किस परंपरा के अनुसार रजिया को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया जिसका अमीरों ने विरोध किया? देखिए अपने जो है शासनकाल में ही इल्तुतमिश को लगने लगा था कि हमारे बेटे जो है नकारे हैं, तो उसने अपनी बेटी को, पुत्री को जो है सुल्तान पद के लिए घोषित कर दिया था कि हमारे मरने के बाद सुल्तान रजिया बनेगी। तो इसका वहाँ के अमीरों ने बहुत विरोध किया था और इसीलिए जो है इसको शुरुआत में बनने नहीं दिया था वहाँ का सुल्तान। तो ऐसा उसने क्यों किया था? किस परंपरा से? तो ये ईरानी परंपरा के आधार पर, क्योंकि ईरान में जो है ऐसी परंपरा थी कि स्त्रियां भी शासिका बनती थी। तो ईरानी परंपरा के अनुसार महिला गद्दी पर बैठ सकती है। अतः इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान घोषित किया, परंतु अमीरों के विरोध से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया था। बाद में रजिया शासिका बनी। बाद में रजिया जो है लाल वस्त्र पहन करके जो है दरबार में जाती है और लोगों से न्याय मांगती है। तो इस तरीके से उसे फिर बाद में सुल्तान बना दिया जाता है रजिया को। नायब मुमालिकात नामक नए पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये बहराम शाह इसीलिए जाना जाता है। नायब मुमालिकात एक पद था जो वजीर के समान था, तो इसकी स्थापना की थी बहराम शाह ने। रजिया के बाद बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो रजिया के बाद जो है कौन बैठा था? बहराम शाह। 1240 से 42 तक उसका शासन था और उसके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक, वजीर के समान नायब मुमलकात पद का सृजन किया और पहला मुमलकात किसको बनाया? यतगीन को। और तैर बहादुर के नेतृत्व में दिल्ली पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ 1441 ईस्वी में। अब जो है तैर बहादुर, इसने जो है जो मंगोल था, इसने दिल्ली पर वास्तव में जो है क्या किया? आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के समय तो चंगेज़ खां आ गया था, आक्रमण नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर तैर बहादुर, अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम मंगोल आक्रमणकारी कौन था भारत में? तो तैर बहादुर था। अब वहाँ पर ऑप्शन में अगर चंगेज़ खां दिया है तो अब कन्फ्यूज हो के चंगेज़ खां नहीं लगाना है,
आक्रमण करने के लिए नहीं आया था। लेकिन प्रश्न ऐसा आ सकता है, भारत आने वाला पहला मंगोल कौन था? तो चंगेज खां था। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जब शासक था तो उसके समय में बलबन जो है सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभालता था, समझ लीजिए एक तरीके से। और महमूद जो है बहुत ही सादा जीवन जीता था। ऐसा कहा जाता है कि ये टोपी बना करके उससे अपना जीवन गुजारता था। तो बलबन की उपाधियाँ थी उलूग खां, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, और जिले इलाही उसने स्वयं धारण की थी, और नियामत खुदाई, जिले इलाही और नियामत खुदाई उसने स्वयं धारण की थी। अच्छा, आप बताइए अकबर ने भी इससे मिलता जुलता एक कोई जो है उपाधि धारण की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। बलबन ने तो जिले इलाही धारण की थी, और अकबर ने भी इससे मिलते जुलते एक शब्दावली है उसकी उपाधि धारण की थी। तो ये कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। दीवाने अर्ज नामक नए विभाग का सृजन किसने किया? तो दीवाने अर्ज नामक नए विभाग का सृजन किया था बलबन ने, दीवाने अर्ज। अब ये देखिए ध्यान रखना है कौन कौन से विभाग किसने बनाए हैं। तो ये बहुत आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि इस पर मध्यकालीन भारत में तो एक प्रश्न आता ही आता। अब ट्रेंड बदल रहा है, अब लोग आधुनिक के पीछे मत भागिए। आप 2019 का PCS का पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें इतिहास में मतलब एक तरफ मॉडर्न हिस्ट्री रख लीजिए तो एक तरफ मेडुअल, और एंशिएंट से ज़्यादा मतलब एंशिएंट और मॉडर्न के बराबर लगभग जो है मेडुअल से प्रश्न आया था। तो इस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है। तो मेडुअल में जो है आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। आप सबको जो है ऐसे विभाग जो जिन जिन समय में बनाए गए इन विभागों को ध्यान रखना है। विभागाध्यक्ष कौन थे ये भी ध्यान रखना है। तो बलबन ने दीवाने अर्ज, यानी इसको आरिज भी कहा जाता था, दीवाने आरिज या अर्ज, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। तो उत्तर पश्चिम सीमा पर बढ़ते मंगोल आक्रमण के कारण बलबन ने दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। अब इसको इतिहास को ऐसे लिंक करते हुए पढ़िए, क्योंकि उस समय धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए मंगोलों की खतरे बढ़ते जा रहे थे भारत में। तो इसलिए जो है सैन्य संगठन, अब देखना इसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो वो और ज़्यादा सैन्य संगठन को मजबूत करता है, क्योंकि अब उसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। तो इसीलिए सैन्य विभाग की भी स्थापना करने की आवश्यकता इस समय पड़ी। तो बलबन ने दीवाने अर्ज और इमादुल मुल्क नामक पहला आरिज़ ममालिक बनाया गया। इमादुल मुल्क को जो है पहला आरिज़ ममालिक बनाया गया। दीवाने अर्ज के मुखिया को कहा जाता था आरिज़ ममालिक। ठीक है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के किस सुल्तान के काल में अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया? अब देखिए अमीर खुसरो ये बड़ा ही ऐसा विचित्र व्यक्ति था जिसने 8 सुल्तानों का जो है कार्यकाल देखा। तो इसने अपना पहला कार्यकाल बलबन के समय शुरू किया था। तो बलबन के कार्यकाल में इसने अपने साहित्यिक विधा शुरू की थी। तो याद रखना है हमको। अमीर खुसरो ने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जिसमें बलबन से प्रारंभ कर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन देखे थे। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा? अब ये कम और ज़्यादा ये तो फैक्ट वाले प्रश्न हैं। तो इस पर खिलजी वंश का सबसे कम शासन रहा, लगभग 30 वर्ष तक शासन खिलजी वंश का रहा है। ठीक है। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक मात्र 30 वर्ष तक इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो ये सबसे कम समय तक जो है इसका शासन रहा है। और इसके बाद का जो वंश था तुगलक वंश, वो था जो है 1320 से लेकर के, यहाँ पे 0 छूट गया है, 1320 से लेकर के 1414 तक 94 वर्ष तक सर्वाधिक काल तक रहा है। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद सैयद वंश आता है जो कि 1414 से 1451 तक 36 वर्ष तक इसका स्थापक था। स्थापना इसकी की थी खिज़र खान ने। फिर लोधी वंश जो है 1451 से 1526 में, और जो है 75 वर्ष तक इसका शासन रहा। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने बेवकूफ़ नहीं, दीवाने वकूफ़ नामक नए विभाग का सृजन किस शासक ने किया था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। अब ये फिरोज शाह तुगलक अलग है, ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो दीवाने वकूफ़ एक नए विभाग का सृजन किया था। दीवाने वकूफ़ यानी बे विभाग, तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह खिलजी ने। कैकूबाद ने इसे शाइस्ता खां की भी उपाधि दी थी। कैकूबाद के बाद जो है इसने उसको जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, ठीक है, और इसी को मार करके अलाउद्दीन खिलजी फिर शासक बनता है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने कैकूबाद की हत्या करके
फिर जो है खिलजी वन की स्थापना की थी। स्थायी सेना और सैनिकों को नगद वेतन देना सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रारंभ किया? तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि जो है इस अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो जिसकी लालसा बहुत ही बलवती थी। वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी कि हमें विश्व विजयी बनना है। तो इसीलिए उसने बहुत व्यवस्थित तरीके से सैन्य व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया था। तो उसके लिए उसने जो है बहुत सारी जैसे इसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी और आईडी बनाया था, घुड़सवारों की आईडी बनाई थी। तो इस तरीके से कई चीज़ें और मार्केट जो उसने बाज़ार नियंत्रण भी जो शुरू किया था, उसके पीछे भी सैनिकों को जो है सस्ते में सामान उपलब्ध कराने के लिए किया था, क्योंकि उसका बाज़ार नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी रहा है। और सैनिकों को सबसे पहले वेतन नगद देने का जो प्रारंभ अगर किसी ने किया तो इसी ने किया, क्योंकि ज़्यादा सैनिक भर्ती कर लिए थे। अब अगर मान लेते हैं भूमि के टुकड़े के रूप में अगर सैनिकों को टुकड़ा दिया जाने लगा अगर भूमि, तो इस तरीके से जो खालसा भूमि है यानी सरकारी ज़मीन है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसने इसके लिए जो है एक नया तरीका निकाला कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जाए। तो इसलिए जो है अब नगद वेतन बहुत ज़्यादा दे नहीं सकता था, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बाज़ार नियंत्रण भी स्थापित किया था। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार कर सेना को दशमलव प्रणाली पर विकसित किया था। दशमलव प्रणाली पर सेना को विकसित किया था। अलाउद्दीन ने किस शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो ये राय रायन की उपाधि दी थी राजा रामचंद्र देव को। ये जो है देवगिरी का शासक था और इसको राजा राय रायन की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी के शासक यादव वंशीय रामचंद्र देव को दक्षिण अभियान के बाद राय रायन की उपाधि दी। आपने एक जो दक्षिण अभियान सुना होगा, इसका मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान बहुत सफल रहा मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो मलिक काफूर जब इसको जीत लेता है तो उसको ले करके अपने दरबार में लाता है अलाउद्दीन के पास। तो अलाउद्दीन जो है उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे राय रायन की उपाधि भी देता है और साथ में हीरे और सरफिया भी देकर विदा करता है। और दक्षिण भारत के अभियान में एक चीज़ देखो, दक्षिण भारत के अभियान में सिर्फ इसका मकसद था धन संपत्ति लूटना, न कि जो है साम्राज्य दक्षिण तक बढ़ाना। तो ये हो गया। और हमीरदेव जो है इसी के समय इसको भी जीता था। तो ये रणथंभौर का शासक था। राय कर्णदेव गुजरात का शासक था, गुजरात अभियान के दौरान इसको जीता था। राणा रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था। ये वही जो है पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें जो है इसकी राणा रतन सिंह की पद्मावती जो रानी थी उसके लिए देखा आपने 6 महीने तक घेरा डाल रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये राणा रतन सिंह वही है। भूमि पैमाइश की बिस्पा प्रणाली किस सुल्तान ने प्रारंभ की? बिस्पा प्रणाली देखिए अब ये यहाँ पर भूमि की पैमाइश कराने, यहाँ ये ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा, भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान कौन हुआ या पहला शासक कौन हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अब आगे आकर के इसी पे प्रणाली विकसित होती चली जाएगी। फिर इसको अच्छी तरीके से जो है आपका शेरशाह सूरी लागू करेगा, फिर उसको अकबर जो है व्यवस्थित करेगा आगे ले जा कर के। तो ये पैमाइश, भूमि की पैमाइश सबसे पहले शुरू की। तो पैमाइश का मतलब होता है भूमि को माप करके उसको कई कैटेगरी में बांटना। तो बिस्पा प्रणाली शुरू किया था इसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश यानी बिस्पा प्रणाली कराकर लगान वसूलना आरंभ किया था। करारोपण के लिए उसने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। कर आरोपण के लिए, अब देखो अब चूंकि इसको कर की आवश्यकता थी, अब भारी भरकम सेना थी, तो सेना को चलाने के लिए अधिक राजस्व चाहिए। अधिक राजस्व कब प्राप्त होगा? जब अधिक कर होगा। अब इसने देखो कर भी बढ़ा दिया था, और कर बढ़ा दिया था और वहाँ की जनता ने विरोध भी नहीं किया था। जो कर उस समय किसानों से लिया जाता था जिसको खराज कहा जाता था, और खराज जो है 33% इसके पहले के शासकों में हुआ करता था, और खराज को बढ़ा करके 50% कर दिया। लेकिन चूंकि सब चीज़ उसने नियंत्रित किया था, उसने बिचौलियों को ख़त्म कर दिया था। सीधे किसान से जो है अपना जो है मध्यस्थता ख़त्म करके किसान से सीधे राजा का संबंध हो गया था, संपर्क हो गया था। यानी कि उसके जो खजाने में पैसा था किसानों का जो कर के रूप में, वो सीधे आने लगा था। तो इसलिए जो है किसान भी काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इसलिए उसने जो बढ़ोतरी की थी, कर की दर बढ़ाई थी, उस पर लोग विरोध नहीं किए थे। तो
राजस्व विभाग की स्थापना की तथा खुत मुकद्दम और चौधरी ये सब जमींदार हुआ करते थे। इन बिचौलियों को समाप्त कर सीधे बलाहार, अब देखो एक नया शब्द आ गया बलाहार, खुत शब्द आ गया, मुकद्दम शब्द आ गए, तो ये सब याद रखना है। बलाहार किसान को कहा जाता था, तो उससे 50% टन वसूला जाता था। खालसा भूमि किसके शासनकाल में अधिक बढ़ गई? तो खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बढ़ी थी। अब देखो खालसा भूमि ऐसी भूमि होती है जो सरकार के या जो है राज्य के अधीन होती है, उसको खालसा भूमि कहा जाता था उस समय। तो अब चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि बढ़ने के 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उसने जो भूमि देने की प्रथा थी जो है अमीरों को या फिर सैनिकों को वेतन के रूप में, वो बंद कर दी थी। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि उसने जो पहले शासकों द्वारा भूमि दी गई थी उसको वापस लेना शुरू कर दिया। तो मिल्क के रूप में, मिल्क वो दूध वाला मिल्क नहीं, ये था राज्य द्वारा जो है कुछ लोगों को इनाम और संपत्ति दे दी जाती थी पहले के शासकों द्वारा, तो उसको मिल्क कहा जाता था। और वक्फ तो आज भी है, ये धर्मार्थ कार्यों के लिए भूमि जो दी जाती है उसको वक्फ की भूमि कहते हैं। वक्फ की भूमि जो जैसे कि हमारे यहाँ ताजमहल बना हुआ है तो ये वक्फ कमेटी के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए इन सारे ज़मीनों को इसने छीन लिया था और इसीलिए ये खालसा भूमि में वृद्धि हुई थी। वरीद या मुनहिर किस विभाग के अधिकारी थे? वरीद या मुनहिर ये भी शब्द हैं, ऐसे शब्दावलियाँ आ जाती हैं, तो ये गुप्तचर विभाग से संबंधित थे, वरीद या मुनहिर। अलाउद्दीन ने बाज़ार नियंत्रण के अंतर्गत कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जैसे अनाज मंडी या इसका अधीक्षक, बाजार अधीक्षक जिसको सहनाई मंडी कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का अधीक्षक जो था वरीद या मुनहिर था। माप तौल अधिकारी नाजिर कहलाता था। परमिट जारी करने वाला अधिकारी परवाना नवीश कहलाता था। सेंसर विभाग का अधीक्षक था मुहस्सिए। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे जो है अधिकारियों की नियुक्ति की थी। दक्षिण अभियान के दौरान मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त हुआ? तो वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव द्वारा जो है इसको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। वारंगल जो है जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है, जो आज के समय में आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र है, जहाँ से कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। तो ये उसे मिला था, मलिक काफूर को मिला था काकतीय शासक रुद्रदेव से। अब ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव था, ये हमने पढ़ लिया। मद्रों में पांड्य वंश का शासन हुआ करता था। द्वार समुद्र में होयसल वंश के शासक होते थे। तो दक्षिण अभियान के दौरान इनको सबको जीता भी था इसने। तो वारंगल यानी तेलंगाना का काकतीय वंश की राजधानी थी। यहाँ के शासक रुद्रदेव ने सर्वप्रथम 1310 ईस्वी में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। अब कोहिनूर के इतिहास को देखते हैं। यहाँ 1310 ईस्वी में सबसे पहले हीरा किसके हाथ में आया था? मलिक काफूर के हाथ में आया था। लेकिन भारत में किसके पास हीरा था? ये कोहिनूर रुद्रदेव के पास था। तो रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर लेकर आता है अपने स्वामी अलाउद्दीन खिलजी को देता है, और अलाउद्दीन खिलजी से फिर मुग़ल शासक जो है शाहजहाँ के पास हीरा पहुंचता है, और शाहजहाँ ने जो है उसे अपने किस में जड़ा लिया था? सिंहासन बत्तीसी, जिसका नाम था सिंहासन बत्तीसी में। फिर वहाँ से उस नादिर शाह जब आक्रमण करता है भारत पर 1739 में, तो हीरा उड़ा ले जाता है नादिर शाह अफ़गान। फिर अफ़गान में इसको शाह शुजा को हीरा मिलता है, और शाह शुजा से फिर राजा रणजीत सिंह को मिलता है। रणजीत सिंह, इसके पीछे एक कहानी है। शाह शुजा जब जो है भारत से वापस जा रहा था, तो उसके कुछ तोपे वगैरह गिर गए थे जो है झेलम नदी में। तो उस रणजीत सिंह ने उसको निकलवाया था। शाह शुजा बहुत खुश हुआ था और उसने जो है हीरा दे दिया था रणजीत सिंह को। और रणजीत सिंह से हीरा फिर दिलीप सिंह के हाथ में आया, वह भी सिख शासक था। और दिलीप सिंह के समय में पता ही है कि इसको पेंशन भोगी बना दिया था अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने हीरा इससे छीन लिया है दिलीप सिंह से, और ये आज महारानी विक्टोरिया के पास है। 1849 से अब तक हीरा इंग्लैंड में ही है, ये कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो ये हीरे की कहानी रही। सल्तनत काल के संदर्भ में सही कथन छांटना है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुए, तो ये गलत है। जलालुद्दीन खिलजी के समय नहीं हुए थे, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। घरी एवं चरी नामक 2 कर अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए, बिल्कुल सही है। अब भाई कर ज़्यादा लगाने वाला जो है वो यही था। हुलिया एवं दाग प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया, ये गलत है। हुलिया एवं दाग प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। तो केवल ये सही है, घरी एवं चरी कर, ये दूसरा वाला सही है केवल, और पहला और तीसरा गलत होगा। ये तो पूछ रहा है, हाँ सही कथन पूछ रहा है, ठीक।
एक सेकंड। तो ये केवल 2 सही है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन के समय हुए, इसलिए इसने सैन्य सुधार किए जिसमें हुलिया एवं दाग प्रथा भी शामिल थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। और लास्ट में फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। फिर आगे फिर